रास्तों को देखा जिसमें हमने पर्शियन एम्पायर के हवाले से गुफ्तगू की, हिंदुस्तान के हवाले से, इसी तरह चाइना की तहज़ीब को देखा, और अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं रोमन एम्पायर के हवाले से, जो कि उस वक़्त की सुपर पावर हैं। रोमन एम्पायर के हवाले से हमने चंद अहादीस को देख लिया, कुछ अक़वाल को देख लिया था, हज़रत उमर का कौल, हज़रत अबू बकर का कौल। रोमन एम्पायर का मज़हब ईसाईयत था, इस पर हमने गुज़श्ता नशिस्त में तफसील के साथ गुफ्तगू कर ली थी। हम आगे चलते हैं। मज़हब के बाद रोमन एम्पायर में जो सबसे एक नुमायाँ चीज़ हमें नज़र आती है वो उसकी मिलिट्री है, उसकी आर्मी, उसकी फ़ौज है, जिसके सर पर उसने कई सौ साल और हज़ार साल से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस दुनिया पर उसने हुकूमत की है। ये एम्पायर बाकी रही है। इस फ़ौज के हवाले से चंद बातें हम देखते हैं। हमने पहले देखा था, ये जो आपको बाएं तरफ नज़र आ रहा है ये वाला, ये पर्शियन एम्पायर का फ़ौजी है, फ़ारसी सल्तनत का फ़ौजी है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये रोमन एम्पायर का फ़ौजी है। इसने ये लोहे की कुछ कड़ियाँ हैं जो आपस में बुनी हुई हैं, उसका लिबास पहना हुआ है, और इसने बाकायदा लोहे की चादरें पहनी हुई हैं। इसके अंदर तीर लगने के फिर भी चांस होते हैं, इसके अंदर बिल्कुल चांस नहीं होते तीर लगने के। और ये आप उसका वज़न देख सकते हैं। इसके हाथ में एक बड़ा नेज़ा है, ये एक बड़ी ढाल है, उसके सर पर एक हेलमेट है, और ये पूरी मेटल जैकेट है उसकी। ये तकरीबन कमोबेश को 20 से 25 किलो का वज़न होता है, जो एक फ़ौजी अपने जिस्म के ऊपर उठाकर सारे मामलात कर रहा होता है। ये इनकी ढाल है। रोमन एम्पायर की ढाल आम ढाल होती है पर्शियन की। रोमन एम्पायर की ढाल इस तरह की होती है, बड़ी ढाल, पूरा जिस्म जिसके अंदर छुप जाए। और ये ढाल का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये इस तरह ढाल का इस्तेमाल करते हैं कि ना कोई तलवार लगे, ना कोई तीर, ना कोई नेज़ा लगे। इस तरह ढाल बनाकर फिर ये चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इनको रोका नहीं जाता। तीर वगैरह इस ढाल के ऊपर असर नहीं करते। इनके वेपन्स कुछ वही हैं जो हमने पहले जिन पर बात की थी। ये तीर वगैरह चलाने के लिए स्कॉर्पियन इनको कहा जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2-3 किस्म के आपको नज़र आएंगे। ये बैलिस्टा है, इसके अंदर भी बड़े किस्म के तीर रखे जाते हैं या पत्थर रख सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको ओनेगर नज़र आ रहा है, ये पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पत्थर रख कर इसको फेंकते हैं तो ये फसील दीवार जो है इसको क्रॉस कर जाता है। ये है वो ओनेगर। ये स्कॉर्पियन है, तीर वगैरह मारने के लिए मौजूदा, जिसको आप पिस्टल कह सकते हैं, गन कह सकते हैं, ये उस वक़्त की गन है। ये इसका तीर, अगर आपको ये इसका रबड़ नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, इसको पीछे खींचकर यहाँ पर लेकर आते हैं और अचानक से इसको छोड़ते हैं निशाना लगाकर। इन्होंने एक ये भी काम किया था, घोड़ों के ऊपर इस स्कॉर्पियन को इन्होंने फिट किया। अब घोड़े चल रहे हैं और चलते चलते ये यहाँ से फायर कर रहे हैं। ये आपको तीर नज़र आ रहा है, तीर की चौड़ाई वगैरह, और यहाँ से इसने सिर्फ इसको ऐसे करना है और ये फायर हो जाना है। घोड़े ने भी पूरी ढाल इस्तेमाल की हुई है। ये वही ढाल जो हमने पहले पर्शियन एम्पायर के भी देखा था। इसी तरह रोमन्स जो हैं ये हेलीपोलिस इनको कहा जाता है, इनका भी इस्तेमाल करते थे। ये क्या होता है, जब किलों को फतह करना पड़ता है, किले की दीवारें बहुत बुलंद होती हैं, उन तक चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये एक लकड़ी का स्ट्रक्चर है जिसके नीचे टायर लगे हुए हैं। ये आपको टायर नज़र आ रहे हैं, टायर लगे हुए हैं। इसके अंदर फौजी होते हैं, ये काफ़ी बड़ा होता है।
इसके अंदर फौजी होते हैं और ये कई स्टेप हैं इसके, ये आप मंजिलें इसकी देख सकते हैं, ये इसकी मंजिलें हैं, यहाँ तक ये सारे फौजी होते हैं। ये इन सुराखों में से, रास्तों में से यहाँ से ये फायर करते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता करीब आते चले जाते हैं, करीब आते चले जाते हैं, उसकी दीवार के करीब आ जाते हैं। इसको एक ही तरीका होता है जलाने का, वो आग से इसको जलाते हैं, आगे से आग के बॉम्ब फायर करते हैं। अगर ये जल गया तो फिर ये फारेंगे, लेकिन अगर ये आता रहा, करीब आता रहा, तो ये आप पुल देख रहे हैं, ये फिर उस दीवार के ऊपर पुल बनाते हैं, पुल बनाकर इसके अंदर से उस दीवार पर चढ़ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये उस वक़्त का तरीक़ाकार था दीवार फलांगने का। अच्छा, ये सिर्फ इन्होंने यहीं तक नहीं किया हुआ था, इन्होंने एक हटकर काम किया, इसी चीज़ को इन्होंने कश्तियों के ऊपर लगा दिया। ये रोमन एम्पायर की कश्ती है और सबसे पहला जिहाद जो मुसलमानों ने किया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बाहरी जिहाद, जो समंदरी जिहाद किया, वो रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ हुआ था। और रोमन एम्पायर अपने बहरी जहाज़ के अंदर बहुत मारूफ थे, बड़े मशहूर थे और बड़े माहिर थे। ये अगर आप कश्ती देखें तो ये सारे चप्पू हैं, ये नीचे इतने ही इस तरफ हैं, इतने ही उस तरफ हैं, और ये नीचे वाली मंजिल के अंदर बंदे बैठे हुए हैं जो चप्पू चला रहे हैं, उनका काम सिर्फ चप्पू चलाना है, वो स्पीड के साथ उसको लेकर जा रहे हैं, और ऊपर फौजी होते हैं। तो इसके ऊपर भी इन्होंने इस हेलीपोलिस को लगाया हुआ है ताकि जो दूसरी कश्तियां हैं उनको ऊपर से हमला किया जा सके। ऊपर से जब हमला किया जाएगा तो वो अपना दिफा नहीं कर पाएंगे, उनके पास कोई छतरी नहीं है। तो इन्होंने इस चीज़ को ज़मीन पर भी इस्तेमाल करते हैं और समंदर में भी इस्तेमाल करते हैं। और ये आगे पुल है, ये वही वाला। तो अगर आप इस पर मज़ीद सर्च कर सकते हैं, इनकी फ़ौज के हवाले से इनकी क्या टेक्निक्स होती थी, किस तरह ये लड़ाई किया करते थे, किस तरह ये फ़ौजी का इंतखाब किया करते थे। 25 साल जो फ़ौजी इनके पास नौकरी कर लिया करता था, फिर उसको ये प्लाट अलॉट करते थे, ज़मीन अलॉट किया करते थे, वो सारा एक पूरा एक इनका निज़ाम था। हमने बात की जंग मूता, सहाबा कराम ने इनके साथ लड़ाई की, 2 लाख रोमन फ़ौज थी, 2 लाख। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फ़ौजी होंगे इनके। ये 2 लाख वो थे जो एक जगह पर मौजूद थे, शाम के अंदर लड़ने के लिए आए बैठे थे। इसके अलावा कितने हैं, पूरी रोमन एम्पायर के अंदर लाखों में इनकी तादाद है। तो ये इस वजह से ये रोमन एम्पायर की पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी के साथ हमने ये बात की थी कि हम उनके मुआशरे को भी देखेंगे, उनके आर्किटेक्ट उसको भी देखेंगे। इसको देखने का मकसद ये होता है, पहले बात ज़रा समझ लें, बाज़ लोग ये ना समझ रहे हो कि सीरत तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, क्या बातें हो जा रही हैं, बस हम तस्वीरें देखी जा रहे हैं। असल में बताना मकसद ये होता है कि जिस वक़्त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब वाले कच्चे मकानों में रह रहे थे और बाहर जाकर वो बोलो बराज किया करते थे, मट्टी से इस्तंजा किया करते थे, पानी की किल्लत थी उनके पास, उसी वक़्त में दुनिया कहाँ तरक्की कर चुकी थी। ये मैं आज आपको दिखाऊंगा रोमन एम्पायर की टेक्नोलॉजी, किस हद तक इन्होंने तरक्की की हुई थी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने दरियाफ्त कर ली थी, कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिए हुए थे अल्लाह के रसूल के आने से पहले। जैसे आज हम कहते हैं ना जी वो कौमें हमसे आगे निकल गई तरक्की के अंदर, ये कौमें उस वक्त भी हुजूर से आगे थी, लेकिन कभी हुजूर ने इनको इस मामले में कॉपी नहीं किया था। ये नहीं कहा था देखो रोमन कितने आगे निकल गए, उनके घर पक्के हो गए हैं और 2-2 मंजिला उनके घर हैं, ये नहीं कहा था अल्लाह के रसूल। आप मरगूब नहीं हुए थे उनकी टेक्नोलॉजी से। हाँ, असले के तौर पर अल्लाह के रसूल ने उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था। आप उनसे असला ख़रीदा करते थे, असला आप लिया करते थे जिहाद के लिए, जो मेन हमारा काम है, मकसद असल जिहाद है, अपने घरों को बनाना मकसद नहीं था। अल्लाह के रसूल ने मदीना शहर को रोमन शहर की तरह नहीं बनाया, आपने मस्जिद नबवी को रोमन एम्पायर के चर्चिज और रोमन एम्पायर के फोरम्स की तरह नहीं बनाया, जो आज भी खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हुए हैं।
आपने उनके नक्शों पर नहीं बनाया। हुजूर ने सहाबा से कहा मस्जिद नबवी बनाओ जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। पीछे गए अल्लाह के रसूल, पीछे मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में के दरमियान 1700 साल का ज़माना है। 1700 साल, 1200 कबले मसीह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। हुजूर ने कहा हमने 1700 साल पीछे का स्ट्रक्चर लेना है, नक्शा लेना है। मूसा अलैहिस्सलाम जब हाथ ऊपर करते थे तो छत पर हाथ लगा करता था। मस्जिद नबवी की छत ऐसे रखी गई थी अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक। इसलिए हम उनकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे, उनके मामलात को देखेंगे, और फिर आप देखें अरब के ऊपर और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कंपैरिजन करें। हुजूर ने इस मादियत के अंदर, इन असबाब की दुनिया के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। आपने अपने सहाबा कराम को रूहानी एतबार से आगे बढ़ाया है। पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, किसी ने एक बांधा है, किसी ने दो बांधे। हुजूर ने 2 पत्थर बांधे और खंदक खोद रहे हैं दुश्मन से बचने के लिए, और अल्लाह के रसूल खुशखबरियां दे रहे हैं ईरान फतह हो गया, मदियन फतह हो गया। साहबा परेशान हो रहे, हुजूर यहाँ पर खाने को कुछ नहीं है और आप कह रहे मदियन फतह हो गया, ईरान फतह हुए ना बाद में, फिर इन्हीं साहबा ने फतह किए। तो तसल्ली के साथ ज़रा इन चीज़ों को देखना है, ये सीरत के साथ रेलिवेंट है। मैं हवाले के तौर पर 2 चीज़ें आपको बता दूँ। सीरत की एक बहुत अहम किताब है इनाम याफ्ता ज़ियाउन नबी पीर करम शाह साहब की, जिनका कुरान है ज़ियाउल कुरान के नाम से, तफसीर है 6-7 जिल्दों में। उन्हीं की एक किताब है ज़ियाउन नबी 6 जिल्दों के अंदर, 6 या 7 जिल्दों के अंदर। उसकी जो पहली जिल्द है वो सारी जिल्द जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इसी के ऊपर मबनी है। पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, हिंदुस्तान, चाइना, पूरी एक जिल्द, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुख्तलिफ तहजीबें, पूरी एक जिल्द इस पर मबनी है। दूसरी जिल्द में उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा किया है पीर करम शाह साहब। इसी तरह दारुस्सलाम की किताब है सीरत इंसाइक्लोपीडिया, 11 जिल्दों पर मबनी है, बड़ी प्यारी किताब है तस्वीरों के साथ। उसकी पहली सारी जिल्द वो मेरे पास मौजूद है, पहली सारी जिल्द इसी उन्वान पर मौजूद है। उन्होंने 9 या 10 मुख्तलिफ तहजीबों का तारुफ करवाया, उनके मजहब का तारुफ करवाया, उनकी तारीख का। दूसरी जिल्द में उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से आगाज़ किया है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो सीरत के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं होता, इनका सीरत के साथ ताल्लुक़ है। पिछले जुमा हमने ईसाईयत पर बात की तो एक बच्चा कहने लगा यहूदियत के बारे में भी बताएं आप, यहूदियत के बारे में आपने बताया नहीं। एक तो बात ये मेरे कि इस वक्त यहूदी गलबे पर नहीं थे, कोई इनकी तहजीब, कहीं इनकी हुकूमत नहीं थी जब अल्लाह के रसूल आए। ये तो दर बदर फिर रहे थे। हाँ, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम मदीना जाएंगे, जब अल्लाह के रसूल मदीना गए थे तो आपका सामना यहूदियों से हुआ था। उस वक़्त इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा, मैं आपको यहूदियों का भी तारुफ करवाऊंगा, यहूदियत का भी तारुफ करवाऊंगा। लेकिन इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं, यहूदियों का गलबा नहीं है कहीं भी, उनकी कोई हुकूमत नहीं, कोई सल्तनत नहीं है। तामीरात की अगर बात करें तो रोमन इन्वेंशंस के अंदर एक बहुत बड़ी ये इन्वेंशन है क्रेन। ये क्रेन है, ये आपको देख रहे हैं नीचे वजन है, ये क्रेन उठाने के लिए लकड़ी की बनी हुई है, 10 मीटर की ये क्रेन है। ये उस वक्त इन्होंने क्रेन बनाई हुई थी, ये अपना काम क्रेन की मदद से किया करते थे। आज भी क्रेनें इनके पास हैं, बड़ी बड़ी हैवी किस्म की इनके पास। उस वक्त भी इनके पास क्रेनें मौजूद थी। और हमारी क्रेन कौन सी होती है पता है आपको? बैतुल्लाह की तामीर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे थे तब भी एक क्रेन आई थी। कौन सी क्रेन आई थी? जब तामीर ऊपर हो गई, दीवारें ऊंची हो गई थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या भेजा था? पत्थर भेजा था। जब हजरत इब्राहिम उस पत्थर पर खड़े होते थे, पत्थर ऊपर हो जाया करता था और फिर पत्थर नीचे हो जाया करता था। इनके यहाँ ये क्रेनें इन्होंने बनाई हुई थी। अगर इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये रोमन एम्पायर का 609 ईस्वी का बना हुआ पैंथियन ये आज भी खड़ा हुआ है। ये इसके पिलर हैं, ये पूरी बिल्डिंग वैसी की वैसी, यानी आप यूँ समझ लें ये 609 की बनी हुई है, आज भी खड़ी हुई है। इसके खड़े होने में एक बड़ी अहम चीज़ है, वो है इनकी कंक्रीट, इनकी सीमेंट। जो ये उस वक्त सीमेंट इस्तेमाल किया करते थे, 2-2 हज़ार साल हो गए हैं चीज़ें खड़ी हुई हैं। अगर मुकम्मल नहीं है तो
कुछ ना कुछ उनके बाकियात मौजूद हैं। सीमेंट इन्होंने बहुत आला ईजाद की थी, उसकी वजह से ये इनकी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। ये आप इसका व्यू देख सकते हैं। अगर हम इसके अंदर जाएं तो एक बहुत बड़ा डोम नजर आता है, गुंबद नजर आता है। ये गुंबद ऊपर से इन्होंने थोड़ा सा होल छोड़ा हुआ है, सुराख है रोशनी के लिए। और ये दुनिया का द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट डोम, दुनिया का सबसे बड़ा डोम है बगैर सतून के। जो खला आप कह सकते हैं, कोई अगर ठेकेदार यहाँ मौजूद है तो उसको पता है जी इन्ना बगैर बीम तो नहीं पै सकती इन्नी छत, बगैर सतून के, बगैर सहारे के। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम है। और कब का बना हुआ है? आज से 1000 साल पहले का बना हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अंदर से। फिर इसकी एक बड़ी खास बात यह है, ये बिल्कुल गोलाई के अंदर, जैसे गुब्बारा आप इसके अंदर रख सकते हैं, पूरा गोल है। 142 फीट ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, गोल गोलाई के अंदर। ये उस वक्त के उनके इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये चीजें बनाई थी। यहां तक वो तरक्की कर चुके थे, हमारी मस्जिद नबवी इनके 1000 साल बाद बनी है, या हाँ इसी वक्त के अंदर हमारी मस्जिद बनी है, जो कि खजूर के तनों के ऊपर बनी है, खजूर के तने खड़े किए गए। और ये वहां पर डोम बना रहे हैं। इसी तरह इनके यहां पानी की तरसील के लिए बड़ा एक अहम तरीक़ाकार था जिसको एक्यूडक्ट्स कहा जाता है। ये एक पूरा पुल तामीर किया करते थे और उस पुल के ऊपर नाली बनाया करते थे। अगर दरमियान में कोई ये जो है नशेबी इलाका आ जाए, दरिया वगैरह कोई आ जाए, तो उसके ऊपर पुल बनाकर ऊपर ये नाली है, इस नाली के ऊपर से पानी गुजर रहा है। दरियाओं से, झीलों से पानी शहर के अंदर ये लेकर आते हैं। आजकल तो हम पाइप से लेकर आते हैं ना, उस वक्त पाइप नहीं थे, तो ये नाली बनाते थे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये वो पुल है, इसके ऊपर नाली बनी हुई है। इस नक्शे को अगर आप देखें, ये रिवर है, दरिया है, ये पानी आ रहा है, ये पहाड़ के अंदर से है। जहां उनको जरूरत पड़ी उन्होंने पुल बना दिया, उस पुल के ऊपर से ये पानी आ रहा है। ये एक्यूडक्ट ब्रिज जिसे कहा जाता है। ये खास ब्रिज लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पानी के लिए है। और ये लिखा हुआ है सिटी। तो यहां से शहर तक पानी लाने का मुकम्मल इंतजाम इन लोगों ने किया हुआ था। ये नीचे वाला भी आप नक्शा देखिए, ये सिटी है, शहर है, और यहां से पानी आ रहा है। इस नक्शे में देख, ये पानी के सोर्सेज हैं और ये सारा पानी यहां से होता हुआ, ये वो पुल है जो मैंने आपको दिखाया, एक्यूडक्ट जिन्हें कहा जाता है। यहां से पानी होता हुआ सिटी के अंदर, शहर के अंदर पहुंचता है। इनके शहर कैसे थे वो हम आगे देखते हैं। तो इनको एक्यूडक्ट्स कहा जाता है। ये आप देखें, यहां से पानी आ रहा है, ये ऊपर से पानी जा रहा है, ये पानी नाली है पानी की, ये लेक है, झील है, यहां से पानी आ रहा है इस तरफ। ये बेसिन बनाया हुआ है इन्होंने, यहां से भी पानी आ रहा है प्रेशर के लिए, ऊपर से पानी इन्होंने छोड़ा है, फ्लो इधर की है, और आगे आगे शहर है। ये देखें, नीचे सादा पुल है, ऊपर पानी जा रहा है, तीसरी मंजिल पर यह पानी जा रहा है, साइडों पर ज़मीन है, यहाँ पर इन्होंने पुल बनाया और ऊपर से पानी की तरसील हो रही। ये एक्यूडक्ट आज भी मौजूद है उनकी, ये अभी की तस्वीर है, ये मौजूद है अभी। बाहर जगहों पर इस तरह की बनाई हुई है इन्होंने। ये ढांपी हुई है ऊपर से, नीचे इसके नाली है, उसके ऊपर से ये ढांपी हुई है। बाहर जगहों पर ऐसे सुराख करके बनाया हुआ है। ये पानी की तरसील है इनके पास, यहाँ पानी आता ही रहता है, चलता रहता है पानी, लोगों तक पहुँचता है पानी। तो पानी का मुकम्मल आने का इंतज़ाम है, निकलने का आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये पानी शहर के अंदर लाने का इंतज़ाम है, आगे सीवरेज का इंतज़ाम मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब आइए इनके शहर, ये ना मसनूई तौर पर शहर बनाया करते थे। शहर आबाद क्या, रोमन एम्पायर के फैलने का सबब ये है, ये नए नए शहर तामीर किया करते थे, वहां लोगों को आबाद किया करते थे। इस तरह ये रोमन एम्पायर फैलती चली गई।
ये इनके शहर का एक नक्शा है, और ये अक्सर शहर एक ही नक्शे के हुआ करते थे। यानी एक उसकी बाउंड्री है, उसके अंदर मखसूस चीज़ें हैं जो हर टाउन प्लानिंग के अंदर यही होंगी। जैसे हमारे होता है ना, एक पार्क का होना ज़रूरी है, एक मस्जिद, ग्रैंड मस्जिद होगी, इसी तरह एक हॉस्पिटल होगा, जो भी आप लोगों को पता है, एक कब्रिस्तान होगा कॉलोनी वालों के लिए, कॉलोनी के लिए ज़रूरी चीज़ें। तो इनके यहाँ एक पूरी टाउन प्लानिंग थी। ये अगर आप टाउन देखें तो इसकी एक ये मेन, ये इसकी बाउंड्री है चारों तरफ, ठीक है। ये दरमियान में एक सड़क है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही, इधर ये मेन दरवाज़ा है, इधर भी मेन दरवाज़ा, और एक रोड ये है, ये यहाँ से इस तरफ जा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर है क्या क्या, ये अगर आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिक बाथ, आवाम के लिए बाथरूम्स, बाथ बनाए हुए इन्होंने, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। ये भी बाथ है, ये दो जगह पर पब्लिक बाथ हैं, लोग यहाँ पर जाकर बात किया करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि लोग बाहर जाके खेतों में किया करते थे, इन्होंने अपनी कॉलोनियों के अंदर बात दिए हुए थे, बाहर नहीं जाना पड़ता था, कॉलोनी के अंदर ही रहना पड़ता था। ये अगर आप देखें शहर के दरमियान में बिल्कुल, ये क्या लिखा हुआ है, लाइब्रेरी। हर शहर के अंदर एक लाइब्रेरी है। ये जो बड़ा इलाका है बिल्कुल शहर के वस्त के अंदर दरमियान में, इसको फोरम कहते हैं, फोरम। ये वो जगह है जहाँ बड़े लोग, उनकी सेनेट है, उनकी पार्लियामेंट है, बिजनेसमैन लोग आते हैं। ये अवामी एक जगह है, लोग आकर यहाँ पर मुख्तलिफ मीटिंग्स वगैरह करते हैं। मैं आगे इसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये एक थिएटर है, ये आप देख रहे हैं थिएटर, ये इनके यहाँ हर जगह पर थिएटर हुआ करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। उन थिएटर्स में क्या होता है हम आगे देखते हैं। फिर इसी तरह थिएटर के बिल्कुल साथ एक टेम्पल है, एक टेम्पल होना है हर कॉलोनी के अंदर, जैसे हमारे मस्जिद है उनका एक टेम्पल होना है हर मस्जिद के अंदर। ये अगर आप देखें तो फिर पब्लिक बाथ, यहाँ पर भी बाथ बनाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। ये एक पूरा टाउन प्लान्ड है, जहां भी बनेगा इसी तरीके से बनेगा। ये एक शहर है, ये थिएटर है, आपको नजर आ रहा है। ये वो फोरम है जो मैंने आपको अभी बताया, जहां पर आवाम इकट्ठी होती है। ये फोरम का इलाका है, ये बड़ा इलाका। ये टेम्पल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। ये दरिया जा रहा है, पानी है दरमियान में, पूरे शहर को पानी के, और ये हमेशा शहर पानी के करीब बनाया करते हैं ताकि पानी की तरसील आसान हो। ये एक इनका शहर है। ये रोम का, इटली का एक फोरम है, जो मैंने अभी आपको बताया ना फोरम्स होते हैं, यहाँ पर लोग इकट्ठे होते। ये इनके पिलर्स लगे हुए हैं, यहाँ लोग इकट्ठे हुआ करते थे। इसकी ख्याली तस्वीर ये है, यानी ये ऐसा होता था, जो इस वक्त ऐसा है, ये किसी वक्त में ऐसा होता था। यहाँ लोगों का आना जाना, लोग आया करते थे, मीटिंग होती थी, बिजनेस की, सियासत की बातें वो यहाँ पर लोग किया करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये एक फोरम है, और अब ये गिर चुका है। ये इस तरह का फोरम हुआ करते थे। इसके बाद थिएटर, मैंने आपको बताया थिएटर होते थे। थिएटर इनके पास दो तरह के होते थे। एक थिएटर ये है जिसकी तस्वीर आपके सामने है। ये थिएटर होते थे ड्रामे वगैरह के लिए, जैसे जिसे हम स्टेज ड्रामा कहते हैं ना, आगे इसका स्टेज होता है। जी आप देखिए, ये सारी ऑडियंस के बैठने की जगह है, और ये स्टेज है। ये ऊपर इसकी छत है, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है। और इनका तामीर ये ऐसे होते थे कि जब ये बोलते थे तो आवाज़ हर तरफ जाती थी। ऊपर से छत लगी हुई है, पीछे की तरफ आवाज़ नहीं जाएगी, सारी आवाज़ इस तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, और आखिर तक लोगों को आवाज़ पहुंचेगी। स्पीकर तो नहीं होते थे, लेकिन उस वक़्त की ये उनकी टेक्निक थी कि उनके कामयाब ड्रामे हुआ करते थे लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इनके ड्रामों का थिएटर है, ये हर शहर में बनाया करते थे, और ये रोमन्स की तारीख में बड़े अहम हैं। इससे वो लोगों को एंटरटेन किया करते थे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बैठने की जगह, ये इसकी 2D तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये स्टेज है, और यहाँ लोगों के बैठने की जगह। ये बाहर से ऐसे दिखते थे। फिर एक थिएटर होते थे जिनको एम्फी थिएटर कहा जाता है। ये आम थिएटर नहीं होते, ये एम्फी थिएटर होते हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ मशगले होते थे। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, स्टेडियम जैसे हमारा होता है वैसे। ये अंडे की शेप है इसकी, दरमियान में ये स्टेडियम है।
इसमें हज़ारों लोग बैठ सकते हैं। अभी मैं आगे आपको कोलोसम दिखाऊंगा, उसके अंदर 50,000 सीटें। मौजूदा स्टेडियम के अंदर कितनी होती हैं? कहते हैं इतनी होती हैं कि 50,000 के करीब ही होती हैं। उस वक़्त इनके यहाँ 50,000 लोगों के बैठने की जगह इन्होंने बनाई हुई थी, और ये दरमियान में स्टेडियम है। ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये स्टेडियम है दरमियान में, और ये साइडों पर बैठने की जगह है। होता क्या है यहाँ पर? ये इंटरटेन करने के लिए लोगों को यहाँ पर वो लड़ाइयाँ करवाया करते थे। लड़ने वालों को ग्लैडिएटर कहा जाता है। ये बाकायदा ट्रेन किए जाते थे। इनका इंस्टीट्यूट होता था जहाँ इनको लड़ाई सिखाई जाती थी। ट्रेन करके लोगों को बुलाकर लोगों को इंटरटेन करने के लिए दो ग्लैडिएटर्स को आपस में लड़वाया करते थे, और लड़ाई तब तक चलेगी जब तक एक मर नहीं जाएगा। अब ये दो लड़ रहे हैं ना, इनमें से एक ने मरना ही मरना है। फिर जाकर रोमन्स का दिल ठंडा होगा कि अब मजा आ गया। यहीं तक नहीं, एंटरटेन करने के लिए एक ग्लैडिएटर को या बाज़ औक़ात किसी गुलाम को पकड़ लिया, उसको शेर के सामने, भूखे शेर के सामने डाल दिया। अब शेर उसको नोच रहा है, खा रहा है, और रोमन्स खुश हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट है उनके लिए, इंसानों को ऐसे जानवर खा रहे हैं। ये उनकी तारीख में नोन है। ये हमें कहां से पता लगा कि ये ऐसे किया करते थे? ये इनकी अपनी बनाई हुई तस्वीरें हैं। ग्लैडिएटर्स के साथ ये शेर और ये ग्लैडिएटर आपस में लड़ रहा है। तो ये इनकी अपनी तारीख है जो यहां तक पहुंची है। रोमन के अंदर, इस वक्त इटली के अंदर, ये उनका एम्फी थिएटर एक मौजूद है। इस तरह ये खड़ा हुआ है। इसको कोलोसम कहा जाता है। इसको आप सर्च कर सकते हैं, इसके आपको काफ़ी तफसील मिल जाएगी। ये स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा हुआ है। 1 2 3 4 4 मंजिला। ये कुछ ये जगह उसकी टूट गई है। ये इसका हुजम आप देख सकते हैं। इसके अंदर 50,000 लोगों के बैठने की जगह है, और ये सारी गेमें इसके अंदर होती थी रोमन एम्पायर में। और जो कोई बागी होता था, बगावत करने वाला, उसका फिर यहाँ पर अंजाम होता था। लोगों को दिखाया जाता, देखो बागी का ये अंजाम है, ताकि दूसरे लोग कोई और बगावत ना करें। तो ये भी कहा गया कि ये एम्फी थिएटर जो है, ये रोमन एम्पायर की पावर को शो किया करते थे। बादशाह की पावर शो किया करते थे। ये बादशाह की पावर है कि जो इसके खिलाफ उठेगा उसका हाल ये होगा। ये इसकी बाकियात हैं। इसी तरह ये अगर आप देखें तो ये इटली के अंदर 2000 साल पुराना एक एम्फी थिएटर है। वेरोना शहर के अंदर इसका नाम एरिना है। ये इसकी 2 मंजिलें आपको नज़र आ रही हैं। मैंने आपको बताया इनकी सीमेंट ऐसी थी, इनके कंक्रीट ऐसा था कि आज तक खड़ी हुई हैं चीज़ें। ये इसके अंदर का व्यू है। और ये वाला जो स्टेडियम है ये अब यूज़ में है। ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आगे स्टेज लगता है, यहाँ बाकायदा वो अपने शोज़ वगैरह कर रहे हैं। ये चल रहा है, फ़ाल है। ये वो वाला फ़ाल नहीं कोलोसम का। ये इसकी तस्वीर है। ये एक स्पेन के अंदर थिएटर है। ये थिएटर है, एम्फी थिएटर नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेज है। और ये जो आज मौजूद हैं, खड़े हुए हैं इनके, ये ग्लैडिएटर्स हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं कि किस तरह वो ये देख रहे हैं आप, एक गुलाम को बांध कर शेर के सामने डाल दिया गया। ये लड़ रहे हैं जानवरों के साथ, ये लड़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ एम्फी थिएटर्स के अंदर हुआ करता था। ये वही एरिना थिएटर है। इसी तरह एक इनके यहाँ थिएटर होता था, या आप उसको पार्क कह लें या और कह लें, को स्टेडियम कह लें, स्पेक्टेकल्स इसे कहा जाता था। ये इस तरह लंबाई के अंदर होता था। इसके अंदर रेसें वगैरह हुआ करती थी। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा। तो इसके अंदर एक तो ये घोड़ों की रेस होती थी, लेकिन इनकी एक इजाद थी जिसको ये चैरियट रेस कहा करते थे, बग्गी के ऊपर बैठकर। ये आपको 2 घोड़े और पीछे एक शख्स है, ये रेस लगा रहे। अच्छा, और बाज़ औक़ात 4-4 घोड़े भी हुआ करते थे। आगे शायद आएगी तस्वीर। 4-4 घोड़े भी हुआ करते थे जिसके ऊपर बैठकर फिर ये रेस लगाया करते थे। तो ये एक इनका लोगों को एंटरटेन करने का ये सारा तरीकाकार इनके यहाँ चला करता था।
इनके घरों की अगर आप बात करें तो 2-2, 3-3 मंजिला घर इनके यहाँ आम थे। अभी मैंने आपको पूरा स्टेडियम भी दिखाया, 3-3, 4-4 मंजिला, तो घर भी ये 2-2, 3-3 मंजिला बना लिया करते थे। ये इनके घर का स्ट्रक्चर है। और अगर रियल में देखना है तो ये घर आज भी मौजूद है इनका, रोमन एम्पायर्स के ये घर मौजूद है। ये नीचे वाली मंजिल है, ये ऊपर वाली मंजिल है। ये अगर आप नक्शा देखना चाहें तो ये एक बड़ा घर है जिसके अंदर ये लाइब्रेरी है, ये किचन है, ये कोर्टयार्ड है, ये गेस्ट और बिजनेस के लिए बनाया हुआ है जगह, ये बेडरूम्स हैं, ये बारिश के पानी को महफूज करने के लिए है, ये दुकान है। कुछ घरों ने साइडों पर दुकानें बनाई हुई थी, शॉप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, ताकि आमदनी का जरिया भी रहे। ये आज का आइडिया नहीं है, दुकान बना लो तो नाले वो भी अंदर रहेगा, ये पहले से चलता आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इनके घर। ये पैलेस हैं जो बड़े इनके महल्लात हुआ करते थे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं घर है इनके। ये क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, ये इनके बाथ्स हैं। असल में ना इनके यहाँ बाथ दो तरह के होते थे। एक होती है लैट्रीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बोलो बराज के लिए। एक होता है बाथ नहाने के लिए। तो नहाने के लिए इनके यहाँ अलग चीज़ें थी, ये इसको लैट्रीन कहते हैं। रोमन की ज़ुबान में इसको लैट्रीन कहा जाता है, ठीक है। ये इनके यहाँ आम था, ये पब्लिक थे और ये सबके सामने इसी तरह किया करते थे, इसलिए हमारी शरीयत में इसको ख़ास तौर पर मना किया गया। अच्छा, मैंने आपके उनके पानी के आने का सिस्टम बताया कि पानी उनके पास आता था, एक्यूडक्ट्स के ज़रिए वो लाते थे पानी। पानी को निकालने का भी पूरा बंदोबस्त था। ये जहाँ पर उन्होंने बाथरूम बनाए हुए हैं, इसके नीचे अगर आप देखें तो ये सुराख हैं, इसके नीचे नालियाँ हैं, ये नीचे नाली है पूरी, इस नाली से पानी की तरसील होनी है, पानी ने निकलना है। ये इनका सीवरेज सिस्टम है। इसको वो अपनी ज़ुबान में क्लोका मैक्सिमा कहते हैं। आज भी रोमन एम्पायर में, रोम के अंदर इसके बाकियात हैं। ये आपको नाली नज़र आ रही है, पूरी एक नाली बनी हुई है, ये नीचे वेस्टेज है, नाली है। ये आप देखें, ये बाकायदा पूरी सुरंग हुआ करती थी। पूरे शहर के नीचे बेसमेंट में पूरा ये जाल बिछा हुआ है सीवरेज का, आज भी मौजूद है। ये वही ज़माना है जब अरब वाले 3 ढेलों से संजा कर रहे थे। इसको जेब में रखना है आप। और यहाँ पर ये आपको गटर है, ये आप गटर समझ लें, गटर का सिस्टम है। और इसकी आप दीवार देखें तो कैसी बनी हुई है, पत्थरों से बनाई हुई है इन्होंने दीवार, ये जो कि आज तक ये मौजूद है। ये देखें, ये पानी जा रहा है और ये रास्ता है चलने के लिए, उसको देखने के लिए कि इसके अंदर कोई मसला वगैरह तो नहीं है। और ये पत्थर आप देखें कैसे इन्होंने जोड़े हुए, सुरंगें बनाई हुई हैं। अगर किसी ने हमास की सुरंगें देखी हैं तो आपको याद आएंगी, वो भी ऐसी बनी हुई हैं। कितनी खुली खुली हैं, ये बड़ी बड़ी हैं। ये आज भी इनके निशानात बाकी मौजूद हैं। ये इनका सीवरेज सिस्टम। और ये सारा पानी आगे दरिया के अंदर जाता है, दरिया से ही पानी लेते हैं और सीवरेज वापस दरिया के अंदर डाल देते हैं। चलता हुआ पानी है, फिर वो नया पानी आ जाता है उसके अंदर। हमने पर्शियन एम्पायर के ट्रांसपोर्ट की भी बात की थी। तो रोमन एम्पायर का भी जो कुरियर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थी, ये बहुत तेज़ थी। इन्होंने एक ख़ास चीज़ ईजाद की थी जो उनके पास नहीं थी। वो एक आम घोड़े पर सवारी किया करते थे। इन्होंने कार्ट्स बनाई थी, इसे कार्ट्स कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा कार्ट, इनके ये शख्स ख़त लेकर जा रहा है। हर 50 मील के बाद एक स्टेशन आता है, वहाँ अगला घोड़ा तैयार खड़ा होता है, फिर वो ख़त लेकर आगे जाता है। तो ख़त जिसको आजकल हम आजकल वो मज़ीद तरक्की करते करते हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज की शक्ल में आ चुके हैं हम। ये उस वक़्त का व्हाट्सएप है, ईमेल्स आप कह लें इसको। सरकारी खतूत या अवामी खतूत ये लेकर जाया करते थे। इसका नाम है सरसस पब्लिकस, ये रोमन का नाम है। इसको कार्ड्स कहते हैं।
इसको 2 घोड़े लगते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है जो उन्होंने बना के रखा हुआ है। अच्छा, हमें कैसे पता लगा ये करते थे? तो जैसे वहाँ पर हमने पहाड़ों की तस्वीरें देखी थी, तो यहाँ भी पहाड़ों की तस्वीरें हैं। ये पहाड़ को तराशा हुआ है और एक तस्वीर बनी हुई है। ये 2 घोड़े हैं, वही शख्स है और ये उसकी काट है। ये पोस्ट ऑफिस ऑफ एंशिएंट रोम है। ये ख़त लेकर जा रहा है। इस तस्वीर को अगर आप देखें तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? सरसस पब्लिका। ये इनका पोस्ट ऑफिस है। यहाँ घोड़े खड़े हुए हैं तैयार, ये घोड़ा, सारे घोड़े खड़े हुए हैं। ये लोग एक दूसरे को अपना ख़त दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा ख़त जो है ना वो आप फलां जगह पर पहुँचाना है। ये उनके यहाँ ईमेल्स का सिस्टम उस वक़्त हाई लेवल पर मौजूद था और बड़े चंद घंटों के अंदर या आपके चंद दिनों के अंदर पहुँच जाता था पैगाम। इस तस्वीर को अगर आप देखें, ये भी वही है। ये घोड़े खड़े हुए हैं तैयार खतूत वगैरह ले जाने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, किस चीज़ का सामान है? हाँ, जैसे हमारे खत आता था तो किसी से पढ़वाने नहीं जाते थे, यार खाता है दसे की पढ़े ती लिखे आए बिच। ये लिखने वाले सहूलत दी है ना उन्होंने, हर बंदा नहीं लिख सकता। तो जैसे आज ईमेल करना हो तो जिनको नहीं लिखना आता वो अलारूज कंप्यूटर वालों के पास चले जाते हैं, यार ये कर देना ज़रा काम हमारा, ये मेल करना है या ये हमने जो है ना वो अप्लाई करना है कहीं पर। तो ये क्या है, यहाँ पर आके ख़त लिखवाया, ये इनका रोज़गार है। ख़त लिखवा कर इसको दिया, यार ये ख़त वहाँ पहुँचाओ। तो ये इनका पूरा पोस्ट ऑफिस का निज़ाम था। अब ये जो पोस्ट ऑफिस है इनका, इसको फ़ाल रखना और तेज़ रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तो घोड़े हो गए, दूसरी क्या चीज़ चाहिए? इसको तेज़ करने के लिए, फास्ट करने के लिए। सोचे ज़रा, सोचे। क्या कंप्यूटर? नहीं थे तब, तो नहीं थे कंप्यूटर। यानी एक यहाँ से पैगाम लाहौर पहुँचाने के लिए घोड़ा आपके पास है, दूसरी कौन सी चीज़ चाहिए आपको? हाँ, कबूतर। और कोई चीज़? काट तो हमने देख लिया, घोड़ा काट एक चीज़ हो गई। उसके बाद क्या चीज़ चाहिए? एक बच्चा थोड़ा करीब करीब पहुंचा, रास्ता, और करीब पहुंचे ज़रा, सड़क चाहिए, रोड चाहिए ना उसके लिए। उसके लिए मेन चीज़ रोड चाहिए। आपने घोड़ों को चलाना है, भगाना है आपने, तो आप मट्टी के ऊपर तो नहीं भगा सकते। तो अब आप कैसे रोड बनाएंगे? तो ये देखें, इन्होंने उस वक़्त पक्के पेव्ड रोड कहते हैं पक्की सड़कों को, जैसे हम पक्की सड़क जैसे हम कहते हैं, एक कच्ची सड़क होती है, एक पक्की सड़क होती है। ये पक्की सड़कें बनाया करते थे पत्थर लगाकर। कैसे बनाते मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये पहले सड़कें देख लें उनकी। ये रूट है उनका खत पहुंचाने का। यही रूट इस्तेमाल करते होंगे वो अपना आने जाने के लिए भी। तो इस तरह के रोड के ऊपर घोड़े जो हैं वो दौड़ते हुए जाते थे कार्ड सुन के। ये उस वक़्त के रोड आज मौजूद हैं। ये हमारी फरीदिया पार्क वाली सड़क की तरह नहीं है तो चंद महीनों के अंदर बैठ गई है, ये आज भी मौजूद है। ठीक है, इसका नाम है एपिया। ये आपको नजर आ रहा है, या आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा एपिया रूट रोड। ये बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए इन्होंने। ये फिर एक चौकी होती थी, या आप कह लें उसका मेन गेट है सड़क पर जाने के लिए। ये भी आज मौजूद है इसी तरह। ये एक इनका शहर है पोम्पियाई। ये पूरा उसकी गली दरियाफ्त हुई है, बिल्कुल ऐसे गली है इनकी। ये अब आपने देखना है सड़क कैसे बनती है। ये जगह थी, इन्होंने जगह को पहले साफ किया। ये बड़ा पत्थर है, मोटा पत्थर। इसके ऊपर एक लेयर है बारीक पत्थर की, छोटे पत्थर जिसे बज्जर कहते हैं। इसके ऊपर रेत वगैरह मट्टी वगैरह डालते हैं, साइडों से इसको बंद करते हैं। और ये सीधे हुआ करते थे, सीधे स्ट्रेट। और इंजीनियर खड़ा हुआ है।
ये बुलडोज़र है इनका। अब ये सामान लेके जा रहे हैं। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। बारिश आती है तो पानी साइडों पर आ जाता है। तो ये इस तरह के इन्होंने रोड्स बनाए हुए थे। और फिर इसके लिए इनकी तरसील के लिए दूसरी चीज़ ज़रूरी थी, ब्रिजेस। तो ये उनके बनाए हुए पुल आज भी खड़े हुए हैं। जहाँ पुल की ज़रूरत पड़ी पुल बनाए हैं उन्होंने, और वो पुल आज भी खड़े हुए हैं। अच्छा, वो भेजते क्या थे? वो एक न्यूज़पेपर भेजा करते थे। ये पहली सदी ईसवी के अंदर इनकी एक दरियाफ्त है, इजाद है। एक्टा ड्यूरेना इसको कहते हैं, डेली पब्लिक रिकॉर्ड्स। बाकायदा हुकूमत की तरफ से एक न्यूज़पेपर छपा करता था जिसके अंदर उस दिन की या सियासत की या कोई मईशत की कोई ना कोई ख़बर उसका जिक्र होता था। एंड बुक्स में आपको आगे दिखाता हूँ। ये एक उसका ये आप देख सकते हैं 131 BC में वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूज़पेपर अपीयर। ये पत्थर के ऊपर लिखाई की हुई है इन्होंने। इसी तरह चमड़े भी इस्तेमाल होता था, लकड़ी भी इस्तेमाल होती थी, छाल भी इस्तेमाल होती, हड्डियाँ इस्तेमाल होती थी। मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करके ये फिर उस न्यूज़ को ना एक वाज़े जगहों पर लगा दिया करते थे, नोटिस बोर्ड जैसे हम कहते हैं। ये इनकी इजाज़त है रोमन की। और ये शख्स एक नोटिस बोर्ड पढ़ रहा है, ये ऊपर एक्टा ड्यूरेना वही नाम लिखा हुआ है न्यूज़पेपर, और ये नीचे एक न्यूज़ लिखी हुई है, वो पढ़ रहा है उसको। ये अगर आप देखें, ये शख्स पढ़ रहे हैं, ये खड़े हुए ये नोटिस बोर्ड पर एक पेपर लगा हुआ है, इसको पढ़ रहे हैं वो। तो इस तरह ये इतला देना, इनके यहाँ नोटिस बोर्ड भी मौजूद थे। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। इस सवाल पर इंशाल्लाह हम इनाम भी देंगे किसी को आ जाए तो। कुरान में इस न्यूज़पेपर का जिक्र मौजूद है। जिन्होंने मेरी कल तर्जमे की क्लास पढ़ी है ना, उनको इसका पता है। हमने सूरह कहफ शुरू की है, सूरह कहफ के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। असहाबे कहफ की अल्लाह ताला ने दो सिफाती नाम जिक्र किए हैं, असहाबे कहफ और असहाबे रकीम। असहाबे कहफ कहते हैं गार वालों को, वो गार में गए थे। रकीम कहते हैं कतबे को, नेम शीट को, जो हम कब्रों के ऊपर नहीं लगाते या जो हम घरों के बाहर लगाते नेम प्लेट, उसे कहते हैं रकीम। अल्लाह ने कहा ये लड़के जो थे ना असहाबे कहफ, ये कतबे वाले हैं, रकीम वाले। ये क्या मतलब है रकीम वाले? ये रोमन एम्पायर्स के अंदर थे और ये ईसाई थे। 7-8 जितने नौजवान थे ईसाई थे, रोमन एम्पायर के अंदर रह रहे थे। इन्होंने वहाँ बगावत की, इनको वहाँ से निकाला गया या ये वहाँ से भाग गए और कहफ के अंदर, गार के अंदर जाकर छुप गए। तो पीछे से इसी तरह नोटिस बोर्ड पर उन 7-8 लड़कों के नाम लिखे गए और उनको ऊपर लिखा गया मोस्ट वांटेड। ये लड़के हमें चाहिए, जहां मिले ये हमें पहुंचाओ। मोस्ट वांटेड इनको कहा गया, इन 7-8 लड़कों को। ये आप तफसीर के अंदर देख सकते हैं अर रकीम का माना। तब आपको समझ आएगी कि अर रकीम जो कतबे हुआ करते थे वो यही न्यूज़पेपर हुआ करते थे रोमन एम्पायर के। इन्होंने कब इसको इजाद किया है? तारीख क्या लिखी है? 131 BC, कबले मसीह, बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा से पहले। और ये जो असहाबे कहफ का वाक़या है ये 250 ईस्वी का वाक़या है। 250 ईस्वी का वाक़या है। और इन असहाबे कहफ के कहफ में चले जाने के 50 या 100 साल के बाद रोमन एम्पायर खुद ही ईसाई हो गई। इसलिए जब वो कहफ वाले बाहर आए
तो उनके लिए ये बड़ा मौजज़ा था। अच्छा, ये वही जवान हैं जो रोमन एम्पायर के सामने खड़े हो गए थे, ईसाई मवाहिद, तो उन्होंने उनको हाथों हाथ लिया, बड़ी तारीफ की उन्होंने उनकी, क्योंकि अब जब वो बाहर आए सारा मुआशरा ईसाई था। तो ये असहाब रकीम, कुरान मजीद में आपको इसका जिक्र मिलेगा। इनके यहाँ ये नाम वगैरह लिखना, प्लेट वगैरह लगाना और लोगों के नाम लिखना आम था, इनके यहाँ कोई मसला नहीं था। इसको आपको ये देख सकते हैं आप। मेरा इनाम बच गया, मेरा जवाब किसी को भी नहीं आया ना। बुक्स मैंने आपको बताया था, इनके यहाँ सबसे पहले किताब बनाई गई, द कोडेक्स। ये कोडेक्स कहते हैं द फर्स्ट बाउंड बुक। बाउंड का मतलब है बाइंडिंग की हुई बुक। लोग पहले क्या करते थे, कागजों पर लिखा करते थे, कागज पर लिख लिया। हमने चाइना को देखा, कागज के पास था, चमड़े पर लिख लिया। या एक स्क्रोल होता था, अभी मैं तस्वीर नहीं ला सका उसके, अगर आपने देखा होगा तो वो स्क्रोल होता था, खत वगैरह जैसे होते थे, स्क्रोल कर लिया उसको, रोल कर लिया उसको। इन्होंने सबसे पहले ये इजाद किया कि सफ़े दरमियान में लगाकर और ऊपर से बाइंडिंग, ये सबसे पहली इजाद इनकी है। अब ये किताब, अब हम इसे किताब क्या, किताब वही होती है जो जिल्द के अंदर हो, इसे हम किताब कहते हैं। तो आप यूँ समझ लें जो किताब है ये इन्हीं की इजाद है, रोमन एम्पायर की, एंशिएंट, इसे कोडेक्स कहते हैं। एक बड़ी दिलचस्प इनकी इजाद है 100 BC, ये भी कबले मसीह की है। ये वेंडिंग मशीन है, दुनिया की सबसे पहली वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन कहते हैं जिसके अंदर आप पैसे डालते हैं और उसके अंदर कोई चीज़ होती है, वो चीज़ आपको मिल जाती है। हमारे यहाँ ये आज नहीं है, बाहर जो लोग जाते हैं उनको पता है इन चीज़ों का। बोटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स की जो फ्रिज है उसके ऊपर पैसे लिखे हुए हैं, आपने पैसे डालने हैं और वहाँ पर आपने बटन दबाना है, वो कोल्ड ड्रिंक खुद ब खुद बाहर आ जाती है। मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। लेज़ का अगर आपने देखे हो कोई वीडियो ऐसी, लेज़ बाकायदा आलू छिलता है, आलू छिलकर जो है ना वो फ्राई होता है, फ्राई होकर वो पैक होता है, पैक होकर नीचे से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं वेंडिंग मशीन। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, बहुत किस्म की, जिसको अच्छा इसको ATM जैसे हम कह सकते हैं। ATM को आप क्लिक करते हैं, नीचे से पैसे बाहर आ जाते हैं आपके पास। तो ये ना सबसे पहले रोमन एम्पायर का बंदा था, बादशाह था, उसने बनवाई थी। सिकंदरिया, मिस्र का एक बंदा था, इंजीनियर था, उससे ये वेंडिंग मशीन। ये क्या करती है, इसके अंदर ना वो पानी रखते हैं और ये इस्तेमाल होती थी चर्चिस के अंदर, चर्च के अंदर। इसके अंदर जो पानी होता था ना उसको वो कहते हैं मुकद्दस पानी, होली वाटर। जैसे हमारे यहाँ जमजम है ना, और जमजम हम थोड़ा ही पी सकते हैं, थोड़ा ही पीते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में पीते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पीते हैं। तो ये क्या करते थे, इसके अंदर पानी है, ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं सुराख है, ये इसके अंदर कॉइन डालते हैं, कॉइन अंदर जाता है और पानी बाहर आता है। अब वो नीचे प्याला लेके खड़ा होता है, ऊपर से कॉइन डालता है, थोड़ा सा पानी आता है, खुद ब खुद ही बंद हो जाता है, वो पानी पी लेते हैं। इससे पानी ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं होता, ज़ाया नहीं होता, होली वाटर है वो, और पैसे भी चर्च को मिल जाते हैं। ये ना चर्च की कमाई का बड़ा अहम जरिया था। ये अगर आप देखें तो ये पानी आपको नजर आ रहा है निकलता हुआ, ये क्या पड़े हुए हैं, ये सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। अब जब लोगों ने चले जाना तो पादरी साहब ने निकाल लेना इसको आराम से। तो ये होली वाटर बाकायदा बेचा करते थे। ये अगर आप देख लें वीडियो, ये इसके अंदर इसने कॉइन डाला है, ये नीचे पानी है, होली वाटर, कॉइन का वजन आया है, ये एक होल है, इसको ये ऊपर उठाए, इसने पानी बाहर निकाल दी, होली वाटर है ये। कॉइन पानी के अंदर गिर गया, वो वापस गया, उसने उसको बंद कर दिया, पानी बंद हो गया, ये शख्स पानी पी रहा है। ये मिस्री लोग हैं, क्योंकि ये मिस्र में इजाद हुई थी। ये वेंडिंग मशीन भी इन्होंने तामीर की। इसी तरह ये जो आजकल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको कहा जाता है, ये भी रोमन्स की इजाद है। रोमन्स ने उसी वक़्त में अपने दौर के अंदर ही ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए थे। ये औजार हैं, छुरियाँ वगैरह, ये चीज़ें सारी, ये इन्होंने क्यों इजाद किए थे, बता सकते? इनको क्या पड़ी थी ये इजाद करने की? हाँ, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती थी इनके फ़ौजियों के लिए। जैसे ही कोई बंदा ज़ख्मी होता था तो फ़ौरन उसका इलाज करने के लिए, ये एक फ़ौजी खड़ा हुआ है, इसकी चोट लगी हुई है और इसको ये इलाज कर रहे हैं, इसकी सर्जरी कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं हज़ारों साल आप
सरवाइव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर चीज़ उनके यहाँ मैनेज है। तरसील का निज़ाम है, घोड़ों का निज़ाम है, सवारियों का निज़ाम है, असले का निज़ाम है। इस रोमन एम्पायर से टकराए थे मुसलमान। अब आपको वो कौल आप जेन में लेके ना, अबू बकर क्या कहा करते थे, पर्शियन एम्पायर का पूरा शहर फतह हो जाए, रोमन का एक छोटी सी बस्ती फतह हो जाए, मुझे ज़्यादा महबूब है। ये है रोमन जो आज तक फतह मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर नहीं फतह हुए, वो क़यामत की निशानियों में से है। लेकिन हुजूर की बहुत बिशारतें हैं, जो इस जिहाद में शरीक होंगे उनको जन्नत की बिशारतें हैं रोमन एम्पायर के साथ। तो ये चंद चीज़ें रोमन के हवाले से हमने देख ली हैं। अब इंशाल्लाह हमारी यहाँ से जान छूट गई है, इंशाल्लाह अगले जुमे से हम सीरत को बाकायदा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहाँ तक ये सारी तहजीबों को हमने देख लिया है, अब इंशाल्लाह सीरत का आगाज़ हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।